by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For this purpose, we invite our admirable chief guest, Shri Ajay Kankaji, and other dignitaries for lighting the lamp. So please. We begin today's session. Newly elected members to take the oath of affirmation. Secretary General, please. Miss Kalsa, who is elected from Almora constituency of Uttarakhand, will now take the oath for affirmation. भारत सरकार ने उन्हें सन 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। वे अंतिम क्षण तक हमारे साथ थे। उन्होंने हमेशा जनता के हक में होने वाले नियमों में ही वोट दिए हैं, इसलिए उनके निधन का शोक सबसे अधिक है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। Miss Vartika. महोदया, आम जन की बात को छोड़िए, सरकार तो उन वीर जवानों की है जो पाकिस्तान की तकदीरें हर पल भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। फिर भी सरकार उनके साथ 4 साल वाली नाइंसाफी कैसे कर सकती है? माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरा पहला प्रश्न यह है कि भारतीय सेना में वर्ष 2018 से 2022 के दौरान जवान रेट में रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2018 के दौरान भरी गई रिक्तियों का वर्ष अनुसार जानकारी क्या है? मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि वर्ष 2022 में भारतीय सेना में जवानों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की जानकारी क्या है? माननीय रक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से विपक्षी दल को देना चाहती हूँ कि सभी 3 सेनाओं में प्रत्येक वर्ष भर्ती के लिए औसतन 60,000 रिक्तियाँ होती है, जिसमें से लगभग 50,000 रिक्तियाँ थल सेना के लिए होती है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के चलते सारी भर्ती रेंजें स्थगित हो जाने से वर्तमान में भारतीय सेना में 1,08,185 महोदय 1,08,185 जवानों की कमी हो गई है। कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने और भर्ती रेंजों के प्रारंभ होने से आने वाले वर्षों में इन रिक्तियों में कमी आने की उम्मीद है। महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहती हूँ कि भारतीय सेना में वर्ष 2018 में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की संख्या है। विपक्षी दल के सदस्य जरा गौर कीजिए। 2017 से 2018 50,026, 2018 से 2019 53,431, 2019 से 2020 80,057, 2020 से 2021 12,091 और 2021 से 2022 महोदय शून्य है, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसके चलते बहुत सारे परिवार टूटे, बहुत सारे घर तबाह हो गए और बहुत सारी भर्तियां रुक गई। और महोदय, जो विपक्षी दल का आखिरी प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने भर्ती संबंधित प्रचार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में शैक्षणिक संस्थानों में आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन कराए थे। और महोदय, इसके अतिरिक्त हमने भर्ती के लिए एक वेबसाइट भी खोली है जो है www.joinindianarmy.nic.in। धन्यवाद।
अंजलि। सरकार को गरीबों का ख्याल रखाता है, चुनाव नजदीक आ जाए तो मुद्दा उछल जाता है। जब बात आती है देश के बच्चों की शिक्षा की तो क्या हर मंत्री चुप हो जाता है। महोदया, मैं आपके जरिए शिक्षा मंत्री जी से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि शिक्षा प्लेटफॉर्म को दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों द्वारा उपयोग करने में कुछ समस्याएं हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं? और महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-सामग्री का उचित प्रबंध कर रखा है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित डिटेल्स दे। मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित जानकारी क्या है? माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर विचार करते हुए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3,420 महोदया, मैं दोहराऊंगी 3,420 ऑडियो बुक चैप्टर विकसित किए हैं और दीक्षा पर अपलोड भी किए हैं। साथ ही श्रवणबाधित बच्चों के लिए NIOS वेबसाइट पर सांकेतिक भाषा में ई-सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सरकार द्वारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अनेकों राज्यों में टैब भी बिठवाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। और अगर बात शिक्षण की है, अगर बात शिक्षकों के प्रशिक्षण की है, तो यह बहुत ही अहम विषय है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन किया जाता है जिसमें शिक्षकों को शिक्षण की नए तरीकों और तकनीकों से अवगत कराया जाता है। शिक्षा पोर्टल पर भी इससे संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। महोदया, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, तोलना आसमान बाकी। प्रश्न संख्या 103, मिस आशु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष दल की सदस्य होने के नाते यहाँ पर बैठे मेरे मंत्रीगण और नेतागणों का मैं आदर करती हूँ। जैसा कि मैं श्रीलंका के करेली राज्य यानी कि तमिलनाडु में निवास करती हूँ, तो महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से श्रीलंका से जुड़ी आर्थिक जानकारी के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इन्हीं जानकारियों के विषय में मेरा प्रश्न माननीय विदेश मंत्री से यह है कि हाल ही में श्रीलंका से आकर आए हुए व्यक्तियों और वहां रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने कौन से नए कदम उठाए? अगर कोई कदम उठाए हैं तो इससे संबंधित जानकारी। महोदया, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत पर मुक्त संकट के प्रभाव से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई नया कदम उठाया है? महोदया, अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने श्रीलंका में मुक्त संकट के कारण भारत के सामने आने वाली गतिविधियों पर ध्यान दिया है? यदि ध्यान दिया है तो इसके परिणाम क्या है? महोदया, यह सरकार हमेशा यह कहते आ रही है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? महोदया, ये हमसे पूछते हैं कि जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया? अब मैं इस युवा संसद में यह प्रश्न दोहराना चाहती हूँ कि अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार कर क्या रही है? महोदया, आपकी सरकार कर क्या रही है? माननीय विदेश मंत्री। अयं निजः पयोवती गणनां लघुचेतसा उदारचरितानां वसुदेवकं कुटुंबकम्। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जब से श्रीलंका के ऊपर आर्थिक संकट आया है तब से हमसे यह सवाल पूछता आ रहा है कि आखिर भारत श्रीलंका को ना मांगने पर भी इतनी मदद क्यों दे रहा है? जहां भारत श्रीलंका को इतने ऋण उपलब्ध करा रहा है, इतनी आवश्यक वस्तुएं, दवाएं उपलब्ध करा रहा है, अगर उतनी ही आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वो देश के गरीब को दे तो कुछ देश का कल्याण हो। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं
उन माननीय विपक्ष के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि महोदया, जिस श्लोक का मैंने भी उच्चारण इस युवा संसद में किया, उसका एक ही अर्थ निकलता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और यही भारतीय संस्कृति है। महोदया, जहां एक परिवार के अगर एक सदस्य पर कोई विपदा आती है, कोई दुख की घड़ी आती है या कोई कष्ट आता है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ मिलकर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और आज भारत सरकार भी श्रीलंका के साथ वही कार्य कर रही है। महोदया, मैं यूं तो किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देता, मगर आज विपक्ष के हालातों को देखकर उन्हें एक सलाह दे देता हूं कि बड़ा हो या छोटा, सबका कारोबार है। जरा गौर फरमाइएगा विपक्ष के माननीय सदस्यगण, कि बड़ा हो या छोटा सबका करो आदर, कि बड़ा हो या छोटा सबका करो आदर, और पाँव उतने ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। और बात करें विपक्ष के सवालों की, तो भारत अगर बात करें विपक्ष के सवालों की, तो विपक्ष ने जो सवाल किया है, भारतीय सरकार श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए और वहां उत्पन्न हर आर्थिक स्थिति व घटनाक्रमों पर अपनी पूर्णतः नजर रखती है। न सिर्फ नजर रखती है, वरन वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, उसकी अर्थव्यवस्था को वापस पटल पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसीलिए वो उसे सभी ऋण संबंधी सहायताएं भी उपलब्ध करा रही है। महोदया, जहां तक सवाल रहा भारतीयों की सुरक्षा का, तो भारतीय नागरिक भले ही वो भारत में रहता हो या दुनिया के किसी भी कोने में, उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है और भारतीय सरकार उसको पूर्णतः निभा रही है। पूरी दुनिया ने देखा है महोदय, पूरी दुनिया ने देखा है, जब कोरोना काल आया तो विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को किस प्रकार सरकार ने वापस अपनी मातृभूमि के पास लाए। महोदया, चाहे वो यूक्रेन हो या श्रीलंका, जहां भी उनकी आर्थिक, जहां भी उनकी सुरक्षा को खतरा महसूस होता है, वहां भारत सरकार मेजबान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाकर भारतीय को वापस लाने का कार्य करती है। और महोदया, जो वहां से भारतीय लौट रहे हैं, जो वहां से श्रीलंका से पलायन कर लोग वापस हमारे देश में आ रहे हैं, महोदया, उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सरकार ने इसके लिए कमेटियां बनाई हैं और जल्द ही उन पलायन करा रहे लोगों की रिपोर्ट आपके सभा पटल पर दे दी जाएगी। महोदया, और सवाल रहा लौट जाने वाले भारतीयों का जो अपने देश वापस आ रहे हैं, तो महोदया, उनके रोजगार, प्रवास और आवास की सुविधा जल्द ही सरकार उनको मुहैया कराएगी और जमीनी स्तर पर जल्द ही ये कार्य माननीय विपक्ष के सांसदों को देखने को मिलेगा। महोदया, ये विपक्ष को शायद ऐसा लगता है कि सारे कार्य बस पलक झपकते हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। महोदया, ना तो सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है कि जिसे घीसे और एक दिन हमारे सामने प्रकट हो और वो हमसे कहे कि क्या हुक्म है मेरे आका, और हम कहें कि इस देश की गरीबी को मिटा दे। और तुरंत ही जिनके पास घर नहीं है, जो लोग सड़कों के किनारे सोचते हैं, उनके पास आवास आ जाए, महल आ जाए, जिनके पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं, उनके पास सामने 56 भोग की थाली सजी हो, तो महोदया, ऐसा करना कोई एक झटके का काम नहीं है। धीरे धीरे सरकार इसका प्रयास कर रही है, जिसके लिए आवास योजना हो या अंत्योदय योजना हो, संबंधित सभी योजनाओं से गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। मगर सरकार के कार्य करने में, सरकारी हर कार्य करने में थोड़ी देर होती है। ये लोकतंत्र की एक विशेषता भी है, हर निर्णय को लेने में देरी होती है, ये एक विशेषता भी है, लेकिन एक नुकसान भी, क्योंकि जो निर्णय आता है वो निर्णय एक विचार विमर्श करके, एक सभी के साथ बैठक करके, सभी के मतों को ध्यान में रख के लिया जाता है, जिससे वो हर जन के लिए लाभप्रद होता है। महोदया, बस अंत में बात कही थी इन्होंने कि जो श्रीलंका को हम वस्तुएं दे रहे हैं वो क्या है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि श्रीलंका को पहुंचाई जाने वाली आवश्यकता में 7 ढांचे के तहत, जो कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत हमने श्रीलंका को इसी जनवरी माह तक 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय किया है और साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 65 मिलियन, महोदया मैं दोहराना चाहता हूं, 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उसको ऋण सहायता प्रदान की है। और महोदया, अंत में मैं बस एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो बताती है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। महोदया, एक गांव की कहानी है जहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे, एक छोटी सी कुटिया के भीतर। महोदया, ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगा करता था, लोगों के द्वार द्वार जाकर अनाज इकट्ठा किया करता था।
मगर रात को जब वो अपने घर लौटता तो प्रतिदिन जितना वो अनाज इकट्ठा करता उससे मात्र 2 ही रोटी बनती। एक वो स्वयं खाता था और एक उसकी पत्नी। मगर एक दिन सर्दियों की रात थी, बरसात हो रही थी और अचानक से एक व्यक्ति भूला भटका आदमी उनके घर के द्वार पर आ जाता है। वो ब्राह्मण उसे गले से लगाता है, अपने अंदर बैठाता है और उसे बोलता है कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतना मौजूद है आवास के आप यहाँ रुक सकते हैं। मगर वो व्यक्ति भी देखता है कि अभी इन्होंने खाना शुरू नहीं किया और इनकी थाल में बस एक रोटी की है, तो वो उनसे मांगता तो नहीं है, मगर ब्राह्मण अपनी और अपनी पत्नी की थाली से आधी रोटी देकर उस व्यक्ति का पेट भरने के लिए पूरी एक रोटी बनाते हैं। और यही है भारतीय संस्कृति, जहां हम पेट भर पेटी भरने के लिए नहीं, हर जन के पेट भरने के लिए काम करते हैं और हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी। धन्यवाद। Any supplementary questions? Mr. Rahul. महोदया, आप सभी को पता ही होगा श्रीलंका सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है? यदि हाँ तो इससे संबंधित क्यों ना क्या है? धन्यवाद। माननीय विदेश मंत्री। माननीय महोदय, कुछ सवाल पूछने वाले चेहरे आज खुद शक के घेरे में, कि कुछ सवाल पूछने वाले चेहरे आज खुद शक के घेरे में हैं। देश को राह बताने वाले आज खुद क्यों भटक रहे हैं? और देखिए आलम क्या है, और देखिए आलम क्या है कि जिनसे खुद की पार्टी संभाली नहीं जाती वो देश जोड़ने की बात करते हैं, कि जिनसे खुद की पार्टी तो संभाली नहीं जाती मगर वो देश जोड़ने की बात करते हैं। कभी और बॉसों तो पढ़ा नहीं, उपन्यास लिखने की बात करते हैं, उपन्यास लिखने की बात। मुझे बताते हुए खेद है, मगर जो माननीय सांसद ने जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके प्रश्न का उत्तर तो उन्हें मेरी शुरुआती पंक्तियों में और उसके बाद कहीं मेरी बात नहीं मिल गया होगा। मगर मैं फिर दोहरा देता हूँ कि भारत सरकार से श्रीलंका सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई मदद तो नहीं मांगी, परंतु भारत सरकार ने इसे अपना एक पड़ोसी धर्म समझते हुए, एक दायित्व समझते हुए, एक कर्तव्य समझते हुए श्रीलंका सरकार को जितना हमसे हो सकता था उतनी हर संभव मदद करने का प्रयत्न किया है। जिस मदद में महोदया न सिर्फ आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, न सिर्फ दवाएं शामिल हैं, बल्कि कई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मिलियंस बिलियंस के ऋण भी शामिल हैं। और महोदया ये सब दिया गया है एक उपहार स्वरूप, एक मदद करने के लिए, एक मदद का हाथ बढ़ाया गया है भारत सरकार की ओर से, जिसमें महोदया भारत से ईंधन आयात करने के लिए लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी गई। साथ ही वस्तुओं की खरीद के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा भी उपहार स्वरूप प्रदान की गई। साथ ही रुकिए अभी और सुनिए, श्रीलंका को साथ ही दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए भी 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता उपहार स्वरूप देकर एक मदद दी है। और महोदय तमिलनाडु सरकार ने, जो कि श्रीलंका के बॉर्डर से लगी हुई है, महोदया तमिलनाडु सरकार ने भी भारत सरकार के इस व्यापक प्रयासों में अपना सहयोग देते हुए दूध पाउडर मूल्य और करीब 1 मिलियन मूल्य के चावल और दवाओं का योगदान श्रीलंका सरकार को दिया। महोदया अंत में मैं बस मेरे समक्ष बैठे विपक्ष के माननीय सांसदों, सत्ता पक्ष में बैठे माननीय मंत्रियों और सांसदों और इस युवा संसद के माध्यम से पूरी देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारा देश एक विभिन्नताओं का देश है, जहां न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी हो या अरुणाचल प्रदेश से मेघालय, मिजोरम, गुजरात इत्यादि राज्यों में, जहां हर एक जन दूसरे जन से कई मायनों में भिन्नता रखता है, उनकी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, जाति, बोली सब अलग अलग है, मगर अगर कोई ऐसी एक चीज है जो सबको एकता के सूत्र में पिरोती है या विभिन्नता में एकता का प्रतीक दिलाती है, तो वो है देश प्रेम की भावना। और महोदय ये देश प्रेम की भावना का सभी व्यक्तियों में, सभी नागरिकों में जीवित रहना आवश्यक है। और ये कोई ऐसा नहीं कि जिसे बच्चों को पढ़ाया जाए, वयस्कों को सिखाया जाए या बूढ़ों को समझाया जाए, ये स्वतः ही हमारे गर्भांत इतिहास से हमें मिलती है। और महोदय मैं बस कुछ पंक्तियों के साथ
अपने जवाब को समाप्त करूंगा कि क्यों सिर्फ देशभक्ति जगती है साल के 2-3 दिन। हम सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ही क्यों बलिदानों को याद करते हैं, उनके नारे लगाते हैं? क्या सिर्फ इससे हम देशभक्त बन जाएंगे? कि क्यों सिर्फ देशभक्ति जगती है साल के 2-3 दिन? क्यों सिर्फ नमाज़ें होती हैं साल के 2-3 दिन? अरे बलिदानों के जयकारे लगाना कोई कहने की बात नहीं, देश को कोई गाली दे तो चुप रहने की बात नहीं। और मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब भारत अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्र को मुंह मांगी मदद पहुंचा सकता है तो पड़ोसी शत्रु राष्ट्र को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और महोदय, अंत में मैं कुछ उन्हीं राष्ट्रों के लिए एक संकेत छोड़ जाना चाहूंगा कि ना पहले खिलवाड़ ना हम छेड़ेंगे, कि ना पहले खिलवाड़ ना हम छेड़ेंगे, पर तुम एक घर बर्बाद करो हम पूरा मुल्क उजाड़ेंगे। महोदया, क्या उनकी लाशें लेकर आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए? जहां आपने $600 मिलियन श्रीलंका को उपहार स्वरूप किया है, उतना ही अगर अपने देश में लगाए तो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। फिर उसके बाद ये अपना एक डायलॉग मारते हैं कि अगर इससे कुछ होगा नहीं तो ये बोलेंगे कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति देश की अभी खराब है। क्यों खराब होगी, कैसे खराब होगी, ये इनको पता है, क्योंकि ये खुद ही उपहार स्वरूप इतना पैसा दूसरे देशों में दे रहे हैं। तो वो पैसा अगर अपने देश में लगाए तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपने आप ही बेहतर होगी। जब ये खुद ही जयवान बने हुए हैं तो इन्हें ये भी तो देखना चाहिए कि अपने देश की स्थिति दयनीय चल रही है। Minister, do you want to answer? यस मैम, Please. माननीय सभापति महोदय, एक कहावत तो यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी ने सुनी होगी कि अधजन गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर माननीय विपक्ष के नेता हमसे सवाल पूछते हैं। महोदय ने ये तो ज्ञात है कि भारत ने कितना और कितनी मात्रा में उपहार ऋण श्रीलंका को प्रदान किए हैं, मगर शायद जिन अखबारों को ये पढ़ते हैं उन्हें उनमें यह भी देखने को मिलता होगा कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बावजूद भी नए आयामों को छू रही है, नए आयामों को पा रही है। और ये बात करते हैं गरीबों की। महोदया, एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर गरीबों की इनको इतनी ही चिंता होती, कि अगर गरीबों की इनको इतनी ही चिंता होती तो ना ये वहां बैठे होते और ना यहाँ बैठे होते। महोदया, गरीबों के लिए भी सरकार ऐसा नहीं कि कोई कार्य नहीं कर रही, दोनों पहलू अलग अलग है। जहां हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां हम अपने देश को कभी नहीं भूलते। वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार देता है जिसके पास खुद इतना धन हो कि वो उसको उपहार दे सके। और महोदया, भारत में जहां पूर्व में लोग अक्सर सड़कों के किनारे ठंडे से सिकुड़ते रहते थे, ठिठुरते रहते थे, उनके पास रहने को जगह नहीं होती थी, वहां हमारी सरकार ने ऐसे वृद्ध लोगों के लिए बड़ी संख्या में वृद्धाश्रम बनाए हैं। जहां पहले पूर्व में पूरे देश में मात्र 20,000 वृद्धाश्रम थे, उन्हें बढ़ाकर हमारी सरकार ने 50,000 कर दिया है महोदय, 50,000। और उन्हें सरकारी राशि भी प्राप्त होती है उन्हें चलाने के लिए। महोदय, बात करें अनाथ बच्चों की तो पहले सरकारी धनराशि से चलने वाले या सरकार की सहयोग से चलने वाले जो अनाथालय होते थे उनमें बहुत कम धनराशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जो कि बहुत नगण्य होती। मगर हमारी सरकार ने न सिर्फ उन्हें पूर्णतः सरकारी किया है बल्कि ऐसे ही तकरीबन 15,000 अनाथालयों की स्थापना पूरे देश में की है, जहां कोई भी अनाथ बच्चा आकर रह सकता है, उसे सारी सुविधाएं सरकार द्वारा प्राप्त होती है। महोदया, और हमारी सरकार हर जन की सरकार है। और महोदया, धीरे धीरे ही सही मगर अब मुझे यह कहते हुए कोई शक नहीं है कि मेरा देश बदल रहा है। दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार है, अगर है तो इसका परिणाम क्या होगा? और मेरा अंतिम प्रश्न है, कठोर पर्यावरण कानूनों के अभाव में देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। Honorable Minister of Environment and Climate Change. मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदार, हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदार, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। माननीय महोदया, जितनी चिंता आज विपक्ष दल को पर्यावरण की हो रही है, अगर उतनी आज से कुछ वर्ष पूर्व अपनी सत्ता के दौरान की होती तो शायद आज स्थितियां ही कुछ और होती। मैं विपक्ष दल के सदस्यों को इस बात से अवगत करा दूं कि केंद्र सरकार अतिरिक्त दंड लगाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाने का प्रस्ताव
राशि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में जमा की जाएगी, जो इस देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी। और जहां तक बात करें वृक्षारोपण की, तो क्या यह सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है? क्या यह सिर्फ हमारी सरकार का कार्य है? जी नहीं, यह जनता के हर एक नागरिक का दायित्व है, क्योंकि वृक्षारोपण कोई राजनीतिक मुद्दा न होकर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसके लिए हमारी सरकार तो कार्य कर ही रही है और इसी प्रकार निरंतर करती भी रहेगी। और जहां तक बात रही आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न की, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारे मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों में एनीमिया की व्यापकता 67% दर्ज की गई है। बात करें सन 2015-16 के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की, तो यह रिपोर्ट 58% का आंकड़ा दर्शाती है। महोदया, स्पष्ट है कि 6 वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है। महोदया, इन सर्वेक्षण से जुड़ी अन्य डिटेल्स आपके समक्ष सभा पटल पर रखी जाएगी। मार्शल प्लीज। गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां एनीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या खतरनाक स्तर पर है। महोदया, खतरनाक स्तर पर। महोदया, ये तो रही राज्य स्तर की बात। मैं बताता हूँ, हमारे शहरों के आसपास बसे गांव या दूर पहाड़ी बसे गांव जहाँ पर सड़कें भी नहीं है, वहाँ के हालचाल बताता हूँ। महोदया, जहाँ हर साल ग्रामीण इलाकों में कई बच्चे भोजन की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? सरकार की लापरवाही के कारण। क्योंकि सरकार ने उन गांव के आसपास न ही तो अस्पताल है, न ही तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है। महोदया, जहाँ अगर स्वास्थ्य अस्पताल है भी, तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। महोदया, अब मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ। जहाँ सरकार इतने साइंटिस्ट लोग कहानी बनाने में समय बर्बाद कर रही है या फिर जनता को पागल बना रही है, मैं नहीं कहता कि जनता को पागल बनाने में जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय बर्बाद ना कर अगर विषय पर विचार विमर्श किया जाए तो काफी बेहतर होगा और जनता के जो फैसले होंगे जनता के हित में होंगे, जनता के लिए अच्छे साबित होंगे। Minister, do you want to answer? Please. महोदय, सरकारी अस्पतालों के प्रति आपकी नजरिए को देखकर मैं आपसे कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। इस स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, ये आप हमें न सिखाइए। स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, ये आप हमें न सिखाइए। हमेशा प्राइवेट अस्पतालों में ही जाते हैं, कभी सरकारी में भी तो आइए। महोदय, वो पहले हुआ करता था जहाँ सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद राज्य के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल खोले गए हैं। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ इतने शीघ्र बड़े अस्पतालों को खोलना संभव नहीं है। इसलिए Mr. Paras, please. महोदय, एक बात आप पूरी करनी दीजिए। इसलिए वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हमने छोटे स्तर पर डिस्पेंसरी और पिछले 2 माह में हेल्थ कैंप लगाने की योजना जारी कर चुके हैं और महोदय, इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। महोदय, यदि आप अखबार पढ़ने की आदत रखते हैं तो आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि पिछले हफ्ते ही बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार हेल्थ कैंप लगा चुकी है और स्वास्थ्य संबंधी सामग्री को वितरित कर चुकी है। Question number 106, Ms. Bhavna. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हम विरासत स्थलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार बहुत से विरासत स्थलों को पूंजीपतियों को बेच रही है, जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी है। महोदय, मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार स्मारकों और विरासत स्थलों के दौरे
मिसेस गीतांजलि। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है, चाहे वो जीवन सभ्यता हो, भाषा हो, मानव हो या देश के किसी भी क्षेत्र की परंपरा हो, ये हमारे अमूल्य धरोहर है। लेकिन आधुनिकीकरण की चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए हमें ऐसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है, जैसे नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना और स्वदेश दर्शन योजना इसके जीवन सुधारक है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और इसके पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न, क्या आपकी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है? यदि की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसके पाठ्यक्रम क्या है? मैं माननीय संस्कृति महोदय से यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना कब तक हो जाएगी? धन्यवाद। Honorable Minister of Culture and Tradition. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी दल के सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है वह हमारी संस्कृति को प्रमोट करने से रिलेटेड है और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह बता देना चाहूँ कि वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा के अनुसार हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। इससे पहले जब हमने बजट घोषणा नहीं की थी
वृक्षारोपण किए गए थे। ये वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं जो मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव हो, विश्व पर्यावरण दिवस हो, चाहे विश्व वानिकी दिवस जैसे अनेक अवसरों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रमों द्वारा लोगों की प्रतिभागिता को बढ़ावा दिया है। और जहाँ तक बात करें तो आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण है प्लास्टिक। तो इसको लेकर हमारी सरकार भी काफी चिंतित है। हमारी सरकार द्वारा देश के कई राज्यों में ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट को मिलाकर एक तरल पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जो सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। इस पदार्थ द्वारा बनाई गई सड़कों पर फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है जो सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट को जलाने में इस्तेमाल होता है। और इस नीति को हमारी सरकार व्यापक स्तर पर लागू भी कर रही है। मेरा मानना है कि इन सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के जरिए लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बनी रहेगी, जिससे भावी पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप वाली कहेंगे आपको लागू भी करेंगे। Question number 108, Ms. Usha. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय गृह मंत्री जी से अपने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। मेरा सवाल धारा 370 प्रावधान पर आधारित है। समस्त मंत्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा। महोदय, सरकार द्वारा धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया है। सरकार ने कहा था कि धारा 370 को कश्मीर से हटाने के बाद कश्मीर घाटी पर कोई हमले नहीं होंगे, वो वहाँ की परिस्थितियों में परिवर्तन आएंगे। महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि सरकार द्वारा धारा 370 को कश्मीर से हटाने के बाद भी कश्मीर घाटी पर निरंतर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो वहाँ की परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं है। सरकार द्वारा किए गए ये झूठे वादे जनता में आमतौर पर उठते जा रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। क्या कश्मीर के हाल ऐसे ही रहने वाले हैं या उनमें कोई परिवर्तन भी आएगा? माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, आपके द्वारा मैं विपक्षी दल के पूछे गए सवाल का उत्तर देना चाहूंगी। जैसे कि सभी को पता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है जहां सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट्स को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। तो आर्टिकल 370, जी हाँ, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे जिनको हमारी सरकार ने हटा दिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। मैं विपक्षी दल को यह अवगत कराना चाहूंगी कि वह धारा जो नेहरू जी की सत्ता के दौरान लागू की गई थी, हमारी सरकार ने हटा दी है।
भी और हमारे विपक्ष के भाई बच्चे भी बैठे हैं, मगर मैंने देखा कि सदन बहुत व्यवस्थित चला। व्यवस्थाओं में थोड़ा सा छोटी मोटी समस्याएं, सदन के अंदर बिजली भी चले गई, और जब बिजली चले गई तो फिर भी आपने अपने उत्साह को नहीं खोया। और आपको मालूम है, संसद के अंदर अगर बिजली चले जाए तो बिल्कुल डार्क रूम हो जाएगा। यहां डार्क रूम नहीं हुआ, आप अपने कार्यों को करते रहे, ये अच्छी बात है। अभी इससे भी बड़ा एक सदन और होता है, मगर वहां तक का जो चुना हुआ सदन है, जो लोकमत के द्वारा, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, उसका भी संसद का सदस्य रहा हूं और सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव भी रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि आप तो लगातार सदन में हमेशा पक्ष के साथ रहे हो, विपक्ष में तो बैठे ही नहीं हो। मगर मैं उत्तराखंड की 2012 से लेकर 2014 तक विपक्ष में ही रहा, बस ये चीफ व्हिप की जिम्मेदारी भी मैंने निभाई। तो इसलिए कभी कभी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ने का अनुभव भी रहा है। तो इसलिए कैसे सदन के नेता के रूप में काम करना चाहिए, कैसे सदन के विपक्ष में बैठकर भी सरकार से अपने कामों को करवाने के लिए, आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। मैं देख रहा था कि पक्ष ने एक बिल रखा महिला सशक्तिकरण के लिए, और विपक्ष ने थोड़ा बहुत विरोध करने के बाद सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने कर सदन के उस प्रश्न को और बिल को प्रस्तुत करके पास करने का निर्णय लिया। ये भी अपने आप में एक व्यवस्थित सोच है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सदन के हर बातों के साथ विपक्ष साथ दे। अगर राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक विद्वेष ना रहे तो कभी भी कोई सरकार कोई भी बिल को जब लाती है तो उससे पहले एक मिनी पार्लियामेंट होता है, और उसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि लोकसभा के 10 सदस्य हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं, तो उन जो बिल को हम लेकर के आते हैं सदन में, तो पक्ष और विपक्ष सभी लोग होते हैं और अन्य दल भी रहते हैं। ऐसा नहीं है जिसकी